Hi guys, welcome back in the Shikshan Hub. Today we are going to learn about schizophrenia. I am Aarti Jadhav. We will learn the schizophrenia, which is very important for your university examination and also for the competitive examination after your completion of the BSc Nursing or the GNM course. तो आज अपन schizophrenia के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए, साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए. इसमें 15 मार्क का क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए आ सकता है, पर ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, तो इसलिए अपने को इसमें एक मतलब 2 से 3 क्लासेस भी लग सकते हैं कंप्लीशन के लिए, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं. सो डोंट वरी गाइज, आई एम हियर टू कंप्लीट योर schizophrenia फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल. सो स्टार्ट करते हैं schizophrenia से. सो फर्स्ट इट इज़ कॉइन बाय द यूगेन ब्ल्यूअर. यूगेन ब्ल्यूअर ने ये टर्म कॉइन किया था schizophrenia. schizophrenia क्या होता है, मतलब schizophrenia टर्म यूज़ किया था फर्स्ट टाइम. इट इज़ यूज्ड बाय द यूगेन ब्ल्यूअर इन 1908. 1908 में इसको यूज़ किया था टर्म को. तो अभी इसका वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है schizophrenia. तो इसका मीनिंग क्या है? सीजो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स द माइंड. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, स्प्लिट माइंड. ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. इसको ICD-10 के अकॉर्डिंग टू ICD-10 इसको F2 में क्लासीफाई किया गया है बच्चों. ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रो हो गया. अभी अपन इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. एपिडेमियोलॉजी के पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकती है अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए. तो आपको ये वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको 3 में से 2 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं. तो इसलिए आप ये डेफिनेशन मेरे साथ अभी लर्न कर लीजिए. ये ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं है, टफ नहीं है, पर इसमें 4 पॉइंट है, और अगर डेफिनेशन बड़ी है तो अपन इसको पार्ट्स में 3 या 4 पार्ट्स में करके डिवाइड करके लर्न कर लेते हैं. ठीक है, डेफिनेशन है schizophrenia इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन. ठीक है बच्चों, इसमें ऐसे मत लिख के आना इट इज़ अ साइकेट्रिक कंडीशन. ठीक है, कोई एग्जामिनर खड़ूस रहेगा तो 0 मार्क्स दे देंगे आपको, है कि नहीं. तो इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन. क्या है बच्चों? इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज बाय, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वोल्यूशन एंड फैकल्टीज़. मतलब उसकी थिंकिंग में डिस्टर्बेंस है, उसके इमोशंस में डिस्टर्बेंस है, फिर उसके वोल्यूशन में डिस्टर्बेंस है, मतलब वो मोटिवेशन में उसके डिस्टर्बेंस है. उसके बाद ये थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस. मतलब वो कॉन्शियस है, फिर भी मतलब उसके थिंकिंग, मोटिवेशन, इमोशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है. ये हो गया थर्ड पार्ट. देन लास्ट इज विच लीड्स टू सोशल विड्रॉवल. इससे क्या हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? सोशल विड्रॉवल हो रहा है उसको. ठीक है, तो मैं अभी आपको डेफिनेशन समझा के बताती हूँ. इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन. साइकोटिक कंडीशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी थिंकिंग में, उसके इमोशन में और उसके वोल्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपका कोई फ्रेंड है सपोज़, और अगर समझ लो उसको मतलब ये schizophrenia के थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जैसे आप उसको बोलोगे चल यार मूवी देखने जाते हैं यार अपन आज, या पार्टी करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो कुछ मतलब आपको कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, या तो फिर अपोजिट रिप्लाई कर देगा. मतलब उसके थिंकिंग में भी है मतलब चेंजेस है, और उसके इमोशन में भी. ठीक है, तो इसकी वजह से अपन उससे क्या कर लेंगे, अगर आपके दोस्त को कुछ अच्छा बता रहे हो और वो सुन नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उससे दूरी बना लेंगे. मतलब वही है सोशल विड्रॉवल. ठीक है बच्चों, ये तो हो गया डेफिनेशन. प्लीज़ आप इसको 2-3 बार पढ़िए, देन राइट इट डाउन एंड देन लर्न. ठीक है, ये लर्न हो जाएंगे आपको. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें एपिडेमियोलॉजी. अभी एपिडेमियोलॉजी क्या है इसका, ये आपको 8 पॉइंट्स मैंने एकदम शॉर्ट लिस्टेड किए. आप ऐसे भी एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. थोड़ा इलॉबरेट कर देना है इसको, मैं जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसे. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में नंबर 1 है, मोस्ट कॉमन है ये. मतलब जितने भी साइकेट्रिक कंडीशन एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, उसमें से मोस्ट कॉमन है schizophrenia. देन नेक्स्ट इज़ 15% ऑफ न्यू एडमिशन.
जितने भी मेंटल केसेस आ रहे हैं उसमें से 15% इज़ फ्रॉम द सिजोफ्रेनिया, ठीक है। देन 50% ऑफ द बेड ऑक्यूपाई, पर मतलब इसको एडमिशन की बाकी मेंटल कंडीशंस में ज़रूरी नहीं कि एडमिट करना ही पड़े, पर सिजोफ्रेनिया में मोस्ट प्रोबेबली एडमिट करना पड़ता है पेशेंट को, इसलिए 50% जो बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं वो सिजोफ्रेनिया की वजह से हो रहे हैं। देन नंबर 4, 3 to 4 इन 1000 केसेस, मतलब अगर 1000 केसेस आ रहे हैं अपने यहाँ पे मेंटल इलनेस के, उसमें से 3 to 4 पेशेंट्स आपको सिजोफ्रेनिया के मिलेंगे बच्चों, ठीक है। देन 5th इज़ 1% ऑफ रिस्क। इसका मतलब है कि अगर थ्रू आउट लाइफ में अपने को चांस है सिजोफ्रेनिया होने के तो वो 1% है बच्चों। देन नेक्स्ट इज मेल फीमेल में, अभी कोई बोलेगा मेल में ज़्यादा है फीमेल में कम है, ऐसा है वैसा है, तो नहीं, मेल फीमेल में इक्वली है, ऐसे बुक में दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट 7th इज 2/3 केसेस, मतलब जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 2/3 केसेस 15 to 30 एज ग्रुप में से होते हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ अ ह्यूज नंबर। देन 8 इज़ अ लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है तो उसमें ये ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी नीड्स होते हैं, क्योंकि उनमें प्राइवेसी नीड्स होते हैं, इकोनॉमिकल टेंशन, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी ये होने के चांसेस है, फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, तो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ये पाया जाएगा ज़्यादातर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द इटियोलॉजी। अभी हम लोग इटियोलॉजी पढ़ने वाले हैं इसकी, ठीक है। तो ये मैंने ट्री डायग्राम बना दिया है, तो इससे अपन इजीली पढ़ सकते हो, और आप ऐसी ट्री डायग्राम एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, सो दैट एग्जामिनर कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर आंसर एंड ही कैन गिव यू मैक्सिमम मार्क्स टू यू, बिकॉज इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव गाइज। तो इटियोलॉजी में अपन पढ़ते हैं यहाँ से जेनेटिक फैक्टर से, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स में दिया है, मतलब इसमें इटियोलॉजी तो सबसे मेन बात ये अननोन है, ये तो अभी इसमें कैसे हाइपोथेसिस लगाए हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये यही है इसलिए सिजोफ्रेनिया हो रहा है, ये अनसर्टन है, इसके बारे में बुक्स में भी अनसर्टन दिया है, पर इन्होंने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली इटियोलॉजी दे के रखा है। तो अभी अपन पढ़ेंगे जेनेटिक फैक्टर्स इसमें इटियोलॉजी में फर्स्ट। तो जेनेटिक फैक्टर्स क्या है? अगर एक सिजोफ्रेनिक पेरेंट है तो 12% चांस है कि चाइल्ड में सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। एक पेरेंट है तो 12% चांसेस है। अगर पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों, बोथ पेरेंट्स आर देयर, देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ 40%। तो 40% चांसेस है बच्चों में, मतलब बच्चों में आने का सिजोफ्रेनिया, ठीक है। देन थर्ड सिबलिंग, अगर सिबलिंग्स में है तो 8% चांसेस है कि वो नेक्स्ट सिबलिंग में रहेगा उसके, ठीक है। एंड सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में यहाँ पे 5 to 6% दिया है, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव मतलब क्या बच्चों? जिसके 25% जीन्स शेयर हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ये सब सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं। अगर उनमें है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के 5 to 6% चांसेस है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। तो अभी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में फैमिली रिलेशंस दिया है बच्चों। फैमिली रिलेशंस में दिया है जैसे कि मदर चाइल्ड रिलेशन, जैसे कोई कोई मदर ओवर प्रोटेक्टिव रहती है, कोल्ड एंड ओवर प्रोटेक्टिव मदर रहती है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, रिटार्डेशन हो जाता है डेवलपमेंट में। इट कैन लीड्स टू इन द फर्दर लाइफ इन द सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट मदर चाइल्ड रिलेशन हो गया। देन सेकेंड इज़ डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। अगर फैमिलीज़ में हॉस्टिलिटीज़ है, पेरेंट्स में हॉस्टिलिटीज़ है, मतलब उनके झगड़े होते हैं हमेशा, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है एंड इट कैन लीड्स टू द सिजोफ्रेनिया इन हिज और हर फर्दर लाइफ, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट इज़ अ डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन। अभी आप बोलोगे ये क्या है मैम, डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, मैं एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी आप घर में कुछ ऐसा काम करते हो तो आपको घर वाले बोलते हैं कि क्या तू इतना बड़ा हो गया, क्या तूने ये ऐसे कैसे ये काम कर दिया, ठीक है बच्चों। और कभी कभी वही लोग ऐसे बोलते हैं अपने को कि तू अभी इतना छोटा है क्या,
तुझे ये काम कर लेना चाहिए था ना, तुझे छोटे बच्चे को, अपने घर के बच्चे को संभाल लेना था ना। तो इसलिए कभी कभी बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं छोटा हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको ही बोलते हैं डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन। मतलब इसमें ऐसे कन्वे करते 2 और मोर मैसेज विच कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं बच्चों में। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्फर्म बट इट इज़ हाइपोथेसिस, ओके। देन नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है बच्चों, लो सोशल क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि लो सोशल क्लासेस में प्राइवेसी नीड्स कंप्लीट नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल होता है, मतलब कंटिन्यू ये स्ट्रेस होता है कि अभी आगे क्या होगा, खाने के लिए कभी होता नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। तो लो सोशो इकोनॉमिक में मतलब ये मतलब ज़्यादा रिस्क पे है, ऐसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज अ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। वही जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होता है उन लोगों में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये भी इडियोलॉजी में सोशल फैक्टर्स में ये 2 आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स में क्या है बच्चों, अभी अपन देखते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स में होता है डोपामिन हाइपोथेसिस और एबनॉर्मलिटीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन हाइपोथेसिस में बताया गया है बच्चों कि डोपामिन का एक्सेस प्रोडक्शन या न्यूरोनल एक्टिविटीज़ हो जाती है ब्रेन में, उसकी वजह से भी ये देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डोपामिन हाइपोथेसिस। देन नेक्स्ट इज एबनॉर्मलिटीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि नॉरेफिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है। तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो भी मतलब ये हाइपोथेसिस है कि ये हो सकता है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। देन नेक्स्ट द स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल। तो ये क्या है, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जिसमें 2 आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में क्या आता है, इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो उसका स्ट्रेस लेते रहता है हमेशा, उसकी वजह से भी ये सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ जाते हैं किसी किसी में। और फिर साइकोलॉजिकल है, मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है साइकोलॉजिकल में, तो ये भी उसका रीज़न है बच्चों। तो ये सब हो गया इटियोलॉजी के लिए। अभी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कर्ट स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज SFRS। इसको SFRS भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन इन 1959। तो ये कभी कभी 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए आ जाता है बच्चों अपने को यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, और इसके कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं। तो वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी टर्म इन दी कर्ट स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इज़ अ थॉट इको। थॉट इको मतलब वो जो पेशेंट रहता है सिजोफ्रेनिया का, उसको खुद को थॉट इको होता है। वो ऐसे बोलता है कि मैं अपने थॉट खुद सुन रहा हूँ, इस टाइप में वो बोलता है कि मेरे थॉट इको हो रहे हैं आजू बाजू में, इस टाइप का वो उसका जो सिम्टम होता है ये रहता है। तो नेक्स्ट सिम्टम इज़ अ हैलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई। तो उसमें ऐसे उसको लगता है कि कोई इंसान स्टेटमेंट दे रहा है और उसका कोई एक इंसान रिप्लाई दे रहा है, ऐसे उसको हैलुसिनेटरी वॉइसेस सुनाई देते हैं बच्चों। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट था थॉट इको, सेकंड था हैलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई। देन थर्ड इज द हैलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कमेंट्री। उसको ऐसे लगता है कि रनिंग कमेंट्री हो रहा है, कोई कमेंट्स करते जा रहा है, कमेंट्री करते जा रहा है और वो सुन रहा है, मतलब रियल में तो ऐसे कुछ होता नहीं है पर उसको ऐसे लगता है पेशेंट को, ठीक है बच्चों। ये थर्ड सिम्टम हो गया है। देन फोर्थ इज़ द थॉट विड्रॉल। ये बड़ा ही मज़ेदार है बच्चों। मैं जब 3rd ईयर में थी, मतलब ड्यूरिंग व्हेन आई एम स्टूडेंट, दैट टाइम आई वाज टोटली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हंसती थी ये जब थॉट विड्रॉल मैंने और थॉट इंसर्शन सुना था। तो ये बहुत ही इसमें बहुत ही एकदम ऐसे इलॉजिकल बातें बोली जाती है, जैसे कि थॉट विड्रॉल में वो बोलता है कि मुझे तो स्कूल खोलना था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे तो स्कूल खोलना था पर कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरा थॉट विड्रॉ करके लेके जा रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं खोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो सडनली सब ब्लेम डाल देता है एक्सटर्नल फोर्सेस पे बच्चों। तो ये हो गया थॉट विड्रॉवल,
विड्रॉल मतलब निकाल देना। फिर उसके बाद थॉट इंसर्शन बच्चों, तो थॉट इंसर्शन में उसके अपोजिट, विड्रॉल में निकाल देना, इंसर्शन में डाल देना। तो वैसे ही वो बोलेगा कि मुझे ये नहीं करना था, मतलब मुझे बहुत बड़ा कुछ क्राइम नहीं करना था, या मुझे खुद को हार्म नहीं पहुंचाना था, कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करना था, पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, वो मेरे माइंड में जा रहा है, वो थॉट मेरे अंदर डाल रहा है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ बच्चों। तो ये हो गया थॉट इंसर्शन, है ना दोनों मज़ेदार। ये बहुत ही आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में ये दोनों। तो नेक्स्ट इज़ अ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें उसको ऐसा लगता है कि उसके जो थॉट है वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न पे उसके थॉट्स आ रहे हैं, वो ऐसे बोलेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है किसी टेलीविज़न पे, रेडियो पे। तो ये होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग बच्चों। देन नेक्स्ट इज़ अ डिल्यूशनल परसेप्शन। डिल्यूशनल परसेप्शन में क्या होता है बच्चों, वो बोलेगा एकदम ये लॉजिकल बात बोलेगा। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि मोदी जी वो क्या है, वो तो मेरे घर पे आते हैं हमेशा, कल ही मेरे से मिले थे, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो इस टाइप पे वो बोलेगा डिल्यूशनल परसेप्शन में। मतलब इसमें कुछ भी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है 1% भी डिल्यूशनल, इसमें डिल्यूशनल परसेप्शन में। देन नेक्स्ट इज़ अ सोमैटिक पैसिविटी। तो वो बॉडीली रिएक्शंस में होता है, मतलब वो ऐसे बोलेगा कि मुझे कुछ टेस्ट फील हो रहा है, बॉडीली कुछ एक्शंस हो रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। देन नेक्स्ट इज़ अ मेड ओलिशन। मेड ओलिशन वर द एक्ट। वो बोलेगा कि मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था, ये एक्ट मैं करना नहीं चाहता था, या इस बात के लिए मैं मोटिवेट नहीं था, पर मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स है जो मोटिवेट कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इस तरह के वो आंसर देगा बच्चों। देन नेक्स्ट इज़ अ मेड फीलिंग और मेड अफेक्ट। तो इसमें भी वो ऐसे बोलेगा कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो मेरी वजह से नहीं है, इट इज़ ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। तो इस प्रकार से वो बोलेगा। और शायद इसमें एक रह गया है, वो है मेड इम्पल्स। उसमें भी वैसे बोलेगा कि मेरे में इम्पल्स नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस आर देयर एंड दैट्स वाई इट हैपन्स टू मी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ऐसा आप बोलिए किसी नॉर्मल पर्सन में होता है क्या बच्चों, कि वो कुछ फील कर रहा है और बोल रहा है कि ये कुछ बाहर से फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से मैं ऐसे फील कर रहा हूँ। सो इसमें ऐसा बोला है कि अगर इसमें से एक भी सिम्टम है कोई पेशेंट्स में, तो इट इज़ कन्फर्म दैट ही माइट बी और शी माइट हैव द सिजोफ्रेनिया। ये कन्फर्म हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये कर्ट्ज़-स्नाइडर के सिम्टम्स है, ये 5 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आप इसको अच्छे से पढ़े, 5 मार्कर के लिए आ सकता है ये, इसको राइट करके देखिए क्वेश्चन को। और मुझे बोलना था कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा पार्ट 2, इसमें अपन आगे के सिम्टम्स पढ़ेंगे। ये तो कर्ट्ज़-स्नाइडर के, वो अपन आगे के देखेंगे अभी कौन कौन सिम्टम्स कैसे कैसे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आप पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। आई विल डेफिनेटली अपलोड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मी। थैंक यू गाइज। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको 5% भी बेनिफिट दे रहा है, 1% भी बेनिफिट दे रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।